हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही की क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपके बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, आप बोल सकते हैं, या फिर साइंस बुक का चैप्टर नंबर 7। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारा जो भी बॉडी का कंट्रोल है। जैसे बाइक को कौन कंट्रोल करता है? राइडर। कार को ड्राइवर, एरोप्लेन को पायलट। वैसे हमारे बॉडी का पायलट, ड्राइवर, राइडर कौन है? ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन है। पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादातर ब्रेन का नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स एक्शन। सर अब ये क्या है? हाँ, धीरे धीरे करके जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। पर ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जकास क्लासेस में आपका स्वागत है। और यहां पे हम आपके मैथ, साइंस, इंग्लिश, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, लेक्चर वीडियोस के साथ साथ एक्सरसाइज सॉल्यूशन और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स विद पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो क्लास 10th का आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जकास क्लासेस। डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पे क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे पहले हमारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। क्या है? टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या क्या है? हम दौड़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा हाथ चल रहा है, जिससे मार्कर से मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं। ये सब क्या है? मूवमेंट है। ये भी अलग अलग टाइप के हैं। जैसे हमारे अंदर मूवमेंट होता है, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होता है। एक पेड़ छोटा से बड़ा होता है, उसका डालियां बड़े बड़े होते हैं। पत्ता कभी हरा, तो जब सूख जाता है तो तब उसका कलर चेंज होता है। पत्ता भी छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आता है, फिर फल आता है। तो ये सब क्या है? मूवमेंट्स हैं। तो ये मूवमेंट्स बहुत तरह के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज का उगना। किसान क्या करता है? बीज बोता है और वो उगता है किस फॉर्म में? एच ए ट्री और एच ए प्लांट तुम बोल सकते हो। और क्या होता है? ग्रोथ ऑफ ट्री, पेड़ का बड़ा होना। और क्या? हमारा बड़ा होना। ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं? आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है? मूवमेंट की। कैसे मूवमेंट की? ड्यू टू ग्रोथ। ये सब कैसे मूवमेंट है? हम बढ़ रहे हैं, इसके वजह से ये सब मूवमेंट हो रहे हैं। अगर मान लो कोई सीड से पेड़ होता ही नहीं, उसका ग्रोथ होता ही नहीं, तो ये जर्मिनेट करता ही नहीं, ट्री आगे बढ़ता ही नहीं, ये मूवमेंट होते ही नहीं। क्लियर है? तो ये ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रहा है। पर कैट रनिंग, बिल्ली भाग रहा है, बिल्ली भाग रही है। और क्या है? क्लोज आइज टू ब्राइट लाइट। मान लो तो हम जब सूरज की तरफ दिखते हैं दिन में, तब ऑटोमेटिकली हमारा आंख बंद हो जाता है जब सूरज की किरणें ब्राइट होते हैं। आइज टू ब्राइट लाइट। ये सब क्या मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ है? नहीं है। ये अलग तरह के, दिस इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। अब ये स्टिमुली क्या है? देखो एग्जांपल से समझो। जब बिल्ली चूहे को देखती है तो वो भागती है शिकार करने के लिए। जब ब्राइट लाइट आंखों के पड़ता है तो हम आंख बंद करते हैं। जब मैं हाथ ऐसे अपने आंखें के सामने कोई कर देता है तो अपने ऑटोमेटिकली हमारा आंख बंद हो जाता है। ये सब क्या है? एक रेस्पॉन्स है। किसके? स्टिमुली। तो स्टिमुली क्या है? ये हाथ पास आना। तो चेंजेस अराउंड आवर एनवायरमेंट। स्टिमुली क्या है? जो भी चेंजेस हो रहे हैं कहां पे? हमारे एनवायरमेंट में, वो सब क्या है? स्टिमुली है। तो इससे पहले कि मैं उस टॉपिक की ओर बढ़ूं, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। एनिमल नर्वस सिस्टम। तो जैसे हमने एग्जांपल देखा, हॉट ऑब्जेक्ट को, मान लो ये व्हाइट बोर्ड बहुत गर्म होता, यहां पे छूता तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ आ जाता, छूता तो आ जाता। क्यों? जलन होगा यहां पे। तो वो जलन हमें महसूस कैसे होता है? और वो अगर ज्यादा देर तक तुम आंख को छू दोगे तो हाथ पूरी तरह से जल जाएगा, बर्बाद होने के चांसेस है।
इसलिए ये सब कंट्रोल करता है हमारा बॉडी कि तुम उसको ना छुओ, उससे दूर रहो, ताकि तुम्हारे लिए अच्छा है वो सब चीज। क्यों? वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से। कौन करता है वो? वही देखने वाले हैं। तो पहले किसका देखेंगे? एनिमल का। किसका? एनिमल का। और इसको क्या बोलते हैं? एनिमल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? एनिमल नर्वस सिस्टम। तो इसमें पहले क्या क्या आता है? जैसे मैंने बोला, टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट का अगर एग्जांपल लें, टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, तो यहां पे देखो, जब हमें हाथ निकालने से पहले जब हम छूते हैं उसको गर्म लगता है, इसलिए निकाल दें। वो गर्म कैसे लगता है? वो गर्मी डिटेक्ट कौन करता है? थर्मोमीटर लगा होता है बॉडी में? नहीं। दिस हीट, ये जो हीट होगा ये डिटेक्ट कौन करेगा? डिटेक्टेड बाय नर्व सेल। एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जिनका नाम क्या है? नर्व सेल। नर्वस से नर्व आया है। और ये नर्व सेल क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। मान लो हमें अगर कोई चीज ज्यादा ठंडा भी लग रहा है ना, तो वो कौन डिटेक्ट करता है? वही स्पेशलाइज्ड सेल जिसका नाम है नर्व सेल। और ये कहां पे होते हैं? ये कहां पे होते हैं? नर्व सेल, नर्व सेल्स आर प्रेजेंट in our sense organ, सेंस ऑर्गन। तो ये सेंस ऑर्गन में होते हैं। लाइक हमारा कान हो गया, कान में कौन सा वाला होगा? जो सुन सकेगा, जो आवाज को आइडेंटिफाई कर सकेगा। आंख में जो देख सकेगा, हमारे नाक में जो सूंघ सकेगा, और हमारे जुबान में जो टेस्ट कर सकेगा। स्किन में कौन सा होगा? जो महसूस कर पाएगा, वो कैन फील। ये सारे क्या होंगे? नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? सेंस ऑर्गन में। और इनके बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे गस्टेटरी। क्या है? गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी। तो क्या क्या है ये देखो, नर्व सेल के टाइप्स। गस्टेटरी, तो ये गस्टेटरी का क्या काम है? डिटेक्ट टेस्ट। जो जुबान में होता है ये गस्टेटरी सेंस मतलब रिसेप्टर है। और ये क्या है? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, स्मेल को डिटेक्ट करेगा। स्मेल डिटेक्ट, तो स्मेल को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, जो नाक में होगा। जैसे बाइक पानी में नहीं चल सकता, जैसे बाइक पानी में नहीं चल सकता, बोट रोड पे नहीं चल सकता, ट्रेन पानी में नहीं चल सकता। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है ना। हेलीकॉप्टर कभी पानी में चलता देखे हो? एरोप्लेन, जेट कभी पानी में चलता है, पानी के ऊपर चलता है, हवा में चलता है। कभी रोड पे तुमने बोट, बड़ा बड़ा जहाज, नैया देखे हो कभी चलते? नहीं चलता। वैसे ही ये गस्टेटरी वाला टेस्ट डिटेक्ट करेगा। सबका स्पेसिफिक काम होता है। ऑल्फैक्टरी का स्मेल डिटेक्ट करने का काम है। क्लियर? तो वैसे सबका अलग अलग काम होता है, उसके हिसाब से इनको नाम दिया गया है। क्लियर है तुम्हें? अब क्या है, हम ये नर्व सेल के टाइप्स को पढ़ेंगे। उससे पहले मुझे इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो बिफोर आई मूव टू दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो नर्व सेल कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है। ये छोटा छोटा सेल, इसके पीछे जैसे ट्रेन का बॉगी पीछे के पीछे एक एक डब्बा डब्बा करके कनेक्ट होता नहीं जाता है, वैसे ही ये नर्व सेल भी, इसके पीछे और एक नर्व सेल यहां पे लगा होगा इस तरह का, और एक, फिर और एक, फिर और एक, ऐसे करके लगे लगे होके ये ट्रेन का डिब्बा बना के ना, अगर पैर पे भी लगता है तो ये कौन महसूस करेगा? ये डेंड्रिटिक टिप। और ऐसे ट्रेन की बॉगी की तरह ये ट्रांसफर होते 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 लास्ट तक हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, जो कमांड करता है। तो कैसे पहुंचते हैं देखते हैं। और इसके कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं? ये जो है इनको एक्सॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सॉन। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व सेल का एंडिंग है, इसलिए नर्व एंडिंग। याद रख सकती हो ऐसे। अब आगे की तरफ आते हैं। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट।
क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये वाले पार्ट को, इतने को सेल बॉडी बोलते हैं। तो ये ट्रांसफर कैसे करता है? तो देखो, डेंड्रिटिक टिप में जब कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, डेंड्रिटिक टिप क्रिएट करता है क्या? एक केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन which प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इंपल्स बुक का वर्ड है, तुम समझने के लिए मैंने सिग्नल मतलब सिग्नल देगा। which travel through cell body axon, to नर्व एंडिंग, से डायरेक्ट नर्व एंडिंग तक जाता है। मतलब इससे तुम्हें क्या पता चलता है? यहां पे जब कोई सिग्नल मिलता है, जहां पे कोई रेस्पॉन्स मिलता है, तो यहां पे एक केमिकल रिएक्शन होता है। कहां पे? डेंड्रिटिक टिप में, मतलब डेंड्राइट्स में, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करता है, जो कि सेल बॉडी के थ्रू होते हुए एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग में पहुंच जाता है। ये एक बॉगी का सफर हो गया। जैसे ट्रेन के एक बॉगी से दो बॉगी में हम सीधा चल के नहीं जा सकते, वैसे ये बेचारा भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि उनके बीच एक गैप होगा। गैप बिटवीन, ये डेंड्राइट को थोड़ा ऊपर लिखते हैं, एक लाइन आ जाएगा। चलो यहां पे लिख देता हूं, डेंड्राइट। द गैप बिटवीन टू नर्व सेल, दो नर्व सेल के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? सिनाप्स। इज कॉल्ड सिनाप्स। क्लियर है? अब वो सिनाप्स को कैसे क्रॉस करेगा? वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन के सिनाप्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा, पर कैसे क्रॉस करेगा? वो नर्व एंडिंग में। चलो नेक्स्ट बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो विद डायग्राम। एक लाइन लिखा दूंगा अभी उसके साथ साथ। तो नर्व एंडिंग में क्या होता है? एट द नर्व एंडिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या? रिलीज से केमिकल्स, ए नहीं सम, रिलीज केमिकल्स लिख देता हूं बस। चलो, केमिकल्स which will क्रॉस कर देगा किसको? सिनाप्स को, जो गैप होगा, सिनाप्स। एंड अगेन इन नेक्स्ट नर्व सेल, जिसमें क्रॉस करके जाएगा, फिर से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएटेड। वैसे फिर क्रिएट होगा, फिर एंड में जाएगा, फिर जब एंड में खत्म हो जाएगा, केमिकल्स रिलीज करेगा जो सिनाप्स को क्रॉस करेगा, फिर वो केमिकल का रिएक्शन हो जाएगा अगले वाले डेंड्रिटिक टिप में, फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हो गए, सेल बॉडी एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग में जाएगा। ये प्रोसेस रिपीट होते होते ब्रेन तक पहुंचता है। क्लियर है? पूरे बॉडी में ऐसा ही एक सिस्टम रखा हुआ है। अब देखते हैं कि ये नर्व सेल का और एक नाम है। क्या नाम है उसका? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। और नर्वस टिश्यू जो होता है, जो नर्वस सिस्टम में यूज होता है, वो क्या है? जो नर्वस टिश्यू है, दैट इज ए ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस टिश्यू इज ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। तुम्हारे घर में
ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जिसकी वजह से घर में चारों तरफ बिजली है, सारे बोर्ड्स में, एक में लाइट जल रहा है, ड्राइंग रूम वाला अलग, किचन वाला अलग, बेडरूम वाला अलग, बाथरूम का अलग। वो क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है तुम्हारे घर में। किसका? इलेक्ट्रिक का। वैसे बॉडी में क्या है? नर्वस टिश्यू है जो कि ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क किसका? नर्व सेल्स का, बहुत सारे नर्व सेल्स का, नर्व सेल्स। और इसका और एक नाम क्या है? न्यूरॉन्स। क्या है? न्यूरॉन्स। क्लियर? अब इसका क्या देखेंगे हम कि ये जो पार्ट है मैंने बता दिया सारे, ये किसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये जो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स आर, एक लाइन लिख दो, शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी सकता है, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ ये क्या कंडक्ट कर रहे हैं? कहां पे हॉट ऑब्जेक्ट है तो हमें गर्म लग रहा है, वो बात कंडक्ट कर रहे हैं। ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन। क्या है ये सब? इंफॉर्मेशन। कैसे कंडक्ट कर रहे हैं? बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स। सर केमिकल भी तो कुछ हो रहा था, हाँ, पर जनरली इलेक्ट्रिकल इंपल्स ज्यादातर हो रहा है, केमिकल बस एंड में हो रहा है ना। क्लियर? तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक होता है खत्म। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हम क्या देखेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या देखेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये क्या है? तो पहले रिफ्लेक्स वार्ड में जाते हैं। कहां पे? रिफ्लेक्स वार्ड। तो रिफ्लेक्स वार्ड क्या बोलता है? मतलब होता है सडन, कोई भी सडन एक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एक्शन, सडन एक्शन। तो मान लो आंख में हाथ घुसेड़ दिए तो रिफ्लेक्सली आई पुट आउट माई हैंड फ्रॉम द फ्लेम। सडनली मैंने अपना हाथ निकाल दिया फ्लेम से, क्योंकि वो जल जाता। तो ये इतना सडनली क्यों होता है? जैसे कि हर एक बंदे को पता है कि हमारा जो कंट्रोल है वो ब्रेन करता है, और ब्रेन सोच समझ के कोई काम करता है। जैसे दरवाजा खोलने से पहले हम सोच के दरवाजा को खोलते हैं, पर जब हम हाथ निकाले, क्या हमारा ब्रेन सोचा कि मुझे निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मुझे नहीं लगता सोचा होगा, क्योंकि ये इतना सडन इसने किया कि ये रिफ्लेक्स एक्शन था। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है? अगर ये थिंकिंग आ रहा है आपके माइंड में, तब बिल्कुल सही हो। उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके चलते हैं। फ्लेम का एग्जांपल लेते हैं। फ्लेम, चलो हैंड इन फ्लेम लिखता हूं। हैंड इन फ्लेम इज डेंजरियस। किसके लिए? फॉर एनी एनिमल। कोई भी एनिमल हो यार, एनिमल। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ जल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फू फू करते बैठना फिर भी नहीं छूटेगा तुम्हारा, जलने लगे, जल जाएगा तो गया हाथ। तो वहां पे हम रिफ्लेक्स एक्शन दिखा रहे हैं। वहां पे हमारा ब्रेन नहीं सोच रहा है, वहां पे हमारा ब्रेन नहीं सोच रहा है, क्योंकि वो अगर सोचेगा टू पुट आउट हैंड फ्रॉम फ्लेम, थिंकिंग प्रोसेस विल टेक टाइम। जो थिंकिंग करेगा कि निकालना चाहिए, विल टेक टाइम, वो टाइम लेगा, टेक टाइम। बट इन सच सिचुएशन, जब उतने देर तक वो हाथ वहां पे रहेगा ना, सिचुएशन, द पार्ट विल गेट डैमेज। वो तब तक डैमेज हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ब्रेन वो थिंकिंग प्रोसेस की ओर नहीं बढ़ता है, और क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन।
कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। एक वर्ड में बता दे रहा हूं कैसे करता है, पढ़ेंगे, पहले इसको नोट करो। तो यहां पे ब्रेन काम नहीं करता है। जहां पे ऐसे एग्जांपल आगे, मान लो तुम्हारे पैर में पड़ा एक जोर का, तो आओ करने से पहले ब्रेन को पूछते हो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या चुप रह जाते हो, दर्द से आंख बंद कर देते हो, वो पूछते हो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो क्योंकि वहां पे ब्रेन काम नहीं करता, वहां पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सर तो हमें तो पता नहीं चलना चाहिए अगर ब्रेन को पता नहीं। हाँ, पहले वो रिफ्लेक्स एक्शन कर देता है। मतलब देखो, चींटी अगर जोर से काटा, सडन आके एक बड़ा सा चींटी, तो तुम ओह करके पैर जो मतलब हिला दोगे ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। पर वो होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड जो रिफ्लेक्स एक्शन करता है, वो ब्रेन को बता दिया कि वैसा हुआ इसलिए मैं क्या, तब ब्रेन क्या बोलता है, ये चींटी ने मुझे खरोच पहुंचाई, इसको मार दो। हाथ बोलने से हाथ जाता है, पटाख मार देता है। क्लियर है? यही सब डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट यूज होता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है, उसके बाद ब्रेन को कैसे सिग्नल जाता है। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट नाउ। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? तो जैसे नॉर्मल एक्शन में क्या होता है, पहले तो सिग्नल ब्रेन को जाता है, फिर ब्रेन सोचता है कि क्या करना है, और फिर वो बोलता है कि क्या करना है। डिसाइड करने के बाद, जैसे गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, पहले बिल जाता है, बरसों लगते हैं, पर ब्रेन का थोड़ा दिन लगते हैं, पर टाइम लगता है दोनों प्रोसेस में, चाहे वो गवर्नमेंट का काम हो या फिर रिफ्लेक्स एक्शन हो। तो यहां पे क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं, नॉर्मल ब्रेन का एक्शन में रिफ्लेक्स एक्शन क्विक होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्विक होता है कैसे? और ये जो पाथ फॉलो करेगा, जैसे मैंने बोला, ब्रेन में क्या, पहले डिटेक्ट करेगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन सोचेगा, डिसीजन होगा, फिर बोलेगा ऑन से ऑर्गन को ये कर, फिर वो करेगा, फिर बोलेगा कर दिया सर, लंबा होता है। पर रिफ्लेक्स एक्शन में एक अलग पाथ फॉलो होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथ followed by nerve in reflex action। ब्रेन के एक्शन में जो लंबा पाथ फॉलो करता है, वैसा नहीं, यहां पे थोड़ा अलग पाथ होता है, जिसका नाम क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। तो यहां पे क्या होता है, मान लो हाथ में किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, तो वो क्या होगा, वो ब्रेन में जाएगा, फिर सोच के आते आते जो देरी लगेगा, या रास्ते में ही, ब्रेन के जाते जाते रास्ते में ही एक स्पाइनल कॉर्ड में सब इकट्ठे होंगे, जहां पे स्पाइनल कॉर्ड क्या बोलेगा, जल्दी से हाथ को हटा। वहां से मतलब जाएगा कि जल्दी से ऑर्डर आ जाएगा, तो वो हटा देगा। फिर ब्रेन में वो सिग्नल जाएगा कि ऐसा हुआ था और मैंने हाथ को हटा दिया है। क्लियर? ये रिफ्लेक्स आर्क का काम होता है। जैसे मैंने बोला, स्पाइनल कॉर्ड कहां पे होता है, कहां पे होता है स्पाइनल कॉर्ड, जहां पे सारे जो ये नर्व्स जाएंगे, नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन ए बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, चारों ओर के क्या, ऑल ओवर द बॉडी मीट इन ए बंडल। कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड में, इन स्पाइनल कॉर्ड, ऑन देयर वे टू ब्रेन। ब्रेन के जाते जाए रास्ते में कि स्पाइनल कॉर्ड इन्हें मिलने वाला है, जहां पे ये बंडल में मीट करेंगे। क्लियर? जो कि क्विक एक्शन लेता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज रिफ्लेक्स एक्शन is in human animal क्यों, as our brain or animals brain take more time to, क्योंकि ज्यादा समय तक सोचता है। अरे सोचो, ओवर थिंकिंग, सोचना अच्छी बात है, ओवर थिंकिंग बुरी बात है, इसके लिए हमें रिफ्लेक्स एक्शन दिया गया है। तो और क्या देखेंगे हम, कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, क्या है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये एफिशिएंट है। कहां पे, रिफ्लेक्स एक्शन इज एफिशिएंट
और बोल सकते हो स्पाइनल कॉर्ड इज एफिशिएंट फॉर क्विक एक्शन, जल्दी लेने वाले डिसीजन के लिए ये अच्छा है, पर जो लंबा डिसीजन लेना वो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, इसलिए तो हमारे पास ज्यादा सोचने वाला ब्रेन है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो। हाँ, इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो कुछ ऐसा ये प्रोसेस होता है। कैसा होता है ये प्रोसेस? हाँ, तो देखो कैसा ये प्रोसेस होता है। पहला क्या, रिसेप्टर जो रिसीव करेगा कि क्या हुआ, हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो गर्म लगा, ये फिर सेंसोरी न्यूरॉन में जाएगा, जो सेंस करने वाला न्यूरॉन, वहां से होके डायरेक्ट सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पे स्पाइनल कॉर्ड होगा, और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस जहां पे, वहां पे एक रिले न्यूरॉन होगा जो लगेगा कि ये गलत हो रहा है, तो इसको बंद करने के लिए क्या करेगा, रिले न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक सिग्नल भेज देगा कि उसको बंद करो। कहां पे? इफेक्टर। और ये इफेक्टर क्या है? जो मसल्स है। मसल्स मतलब हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, जो भी चीज अफेक्टेड है उस वहां का इफेक्टर, तो वो क्या करेगा, हाथ को अलग कर देगा। ऐसा ये टोटल प्रोसेस होगा। और इनके बीच क्या होगा, ब्रेन को एक मैसेज चला जाएगा, मैसेज टू ब्रेन कि ऐसा ऐसा हुआ, तो स्पाइनल कॉर्ड ने ऐसा ऐसा कर दिया बचाने के लिए, तो ब्रेन बोलेगा अच्छा किया बच्चे, शाबाश। फिर क्या होगा, ये प्रोसेस ऐसे चलेगा जब रिफ्लेक्स एक्शन होगा। क्लियर? यहां पे तुम्हें क्या लगता है कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये बस स्पाइनल कॉर्ड का काम है? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है बच्चे। यहां पे हम ठहरे सोचने वाले इंसान, वी आर थिंकिंग बीइंग्स, ह्यूमन, और हमारे यहां ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा है। देखो इसके बाद स्टेप ब्रेन भी कुछ लेता है, अगर कुछ करना हो, जैसे मरहम पट्टी करना, ये ब्रेन बोलता है इसलिए हम करते हैं ना, जिसके दिमाग में रिकॉल करता है। तो क्लियर है ना? तो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन नहीं कह सकते। सो ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा। सो बिफोर आई मूव टू ह्यूमन ब्रेन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ह्यूमन ब्रेन का पहला पॉइंट लिखो, क्या है कि द कम्युनिकेशन बिटवीन किनके बीच? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड अदर पार्ट्स। अभी जो देख रहे थे ना, तो ये जो पार्ट्स के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, ये किसके द्वारा होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको पीएनएस बोल सकते हैं, जो क्या रखता है, अदर पार्ट इच, किसके द्वारा होता है? इस कंडक्टेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल क्या है? नर्वस सिस्टम है। और कंसिस्ट ऑफ, ये किसको कंसिस्ट करे? कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन का एक नर्व होता है जिसका नाम क्या है? क्रेनियल नर्व है। क्या है? क्रेनियल नर्व है। और एक स्पाइनल कॉर्ड का नर्व होता है जिसका नाम है स्पाइनल नर्व। एंड स्पाइनल नर्व फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? तो ब्रेन का रोल भी है। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये शॉर्ट फॉर्म देके पूछ सकता है क्या है इसका फुल फॉर्म, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ देगा, तो घबरा मत जाना, सेम है दोनों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या सीएनएस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो या पीएनएस। तो ब्रेन का मेजरली 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। 3 पार्ट्स जो होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं। क्या क्या है वो? दैट इज फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये असल में उसके लोकेशन के हिसाब से किया गया है बंटवारा। फोर ब्रेन मतलब, फोर मतलब आगे वाला, आगे का ब्रेन, ब्रेन का आगे का पार्ट। और जो मिड ब्रेन है,
जो बीच का पार्ट ब्रेन का, और हिंड ब्रेन मतलब पूरा पीछे का पार्ट। तो डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे, और मेन जो थिंकिंग पार्ट वो फोर ब्रेन है, वो लिखेंगे एक एक करके। बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो, ब्रेन को जैसा दिखता है, बुक में अच्छा वाला डायग्राम देख सकते हो आप। यहां पे मैंने बस आपको बताने के लिए बना दिया है। तो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है फोर ब्रेन, ये जो मिडल वाला पार्ट है मिड ब्रेन, ये क्या है, मिड ब्रेन है। और ये जो नीचे वाला पार्ट हिंड ब्रेन, जिसमें पॉन्स मेड्यूला सेरेबेलम आ रहा है। तो ब्रेन में फोर ब्रेन से शुरू करते हैं। तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पे पाइप ऐसे ऐसे मरोड़ के तोड़, मरोड़ के ये ब्रेन के अंदर है, लग रहा होगा। उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम। क्लियर। ये जो कोवरिंग है ब्रेन का, ये देखो 2-3 लेयर का कोवरिंग है जो हार्ड होता है, इसको बोलते हैं स्कल, क्रेनियम। क्या है, क्रेनियम। ये नाम याद करो, डायग्राम भी आ सकता है या फिर लेवलिंग पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम। बुक से देखो, प्रैक्टिस करो। नॉर्मल साइंटिफिक मैं जैसा बना रहा हूं इसमें भी फुल मार्क मिल जाएंगे अगर सब कुछ डिस्टिंक्टली बता दिया है। वो अच्छा दिखे ना दिखे अलग बात है, पर अगर वो तुम साइंटिफिक डायग्राम है ना, उसमें समझ में आ रहा है कौन सा क्या है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब क्या देखेंगे हम कि क्रेनियम स्कल हो गया। अब चलो मिड ब्रेन में देखते हैं, हाइपोथैलेमस। ये वाले पार्ट को जो थोड़ा अंदर आ रहा है हाइपोथैलेमस, ये थोड़ा देखो घंटी टाइप का लगा हुआ है, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाला पार्ट है पॉन्स, ये मेड्यूला, ये सेरेबेलम। यहां पे कंफ्यूजन बहुत बच्चे होते हैं, ये सेरेब्रम है, ये सेरेबेलम है। ये दोनों को इंटरचेंज नहीं करने का। ऊपर वाला ब्रम वाला सेरेब्रम, और ये सेरेबेलम। क्या है, सेरेबेलम। क्लियर। ये थोड़ा डिस्टिंक्टली याद रखो। ये स्पाइनल कॉर्ड है, देखो सारे नर्व मिलके ब्रेन पे जब जाते हैं उससे पहले जो जगह आता है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। क्लियर, सारे क्लियर हो गए। अब देखते हैं फोर ब्रेन का काम क्या है। क्या देखेंगे, फोर ब्रेन का काम क्या है। तो फोर ब्रेन का काम क्या है, ये रियल थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट, जो सोचने का काम, ये फोर ब्रेन का है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। क्लियर, पहला वाला। तो ये क्या करता है, रिसीव ऑल सिग्नल लाइक, कैसा वाले सिग्नल, हियरिंग, सीइंग, स्मेल, ये सब सिग्नल, स्मेल, ये सब कौन रिसीव करेगा, फोर ब्रेन। और इनके ऊपर एक्शन भी कौन लेता है, द वॉल्यूंटरी एक्शन, द वॉल्यूंटरी एक्शन मतलब सोच समझ के लिया गया एक्शन आर टेकन, मतलब ये सब एक्शन लेता है कौन, फोर ब्रेन। और क्या है इसका काम, वॉल्यूंटरी एक्शन लेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, हियरिंग के बाद कुछ सुना, जैसे मम्मी बुला रही है तो तुम क्या करते हो, बोलता है कि पैर को चल, पैर मम्मी के पास चलते हैं। कैसे उस इंफॉर्मेशन को रेस्पॉन्ड करते हैं, ये भी किसका काम है, किसका काम है, फोर ब्रेन का काम है। किसका काम है, फोर ब्रेन का। और एक एक्शन तुम समझ पा रहे हो, जब हम खाना खा लेते हैं कि ये बताने के लिए कि हमारा पेट भर गया है, ये कौन बताता है, ये किसका काम है, ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है। पर ये कौन करता है, जैसे गाड़ी में जब फ्यूल डल जाता है पूरा, तो पेट्रोल का जो सिग्नल, वो फ्यूल गज जो होता है वो फुल हो जाता है, वैसे यहां पे भी सेंटर ऑफ हंगर एक चीज होता है, सेंटर ऑफ हंगर ऑल्सो, जो कि बताता है कि भूख मिट गई है, ऑल्सो लोकेटेड इन स्पेसिफिक, ये थोड़ा अलग जगह पे होता है, किसके, फोर ब्रेन की, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। क्लियर। अब हम देखेंगे मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये थोड़ा थोड़ा सा था, फोर ब्रेन का इंपॉर्टेंट था, तो ये नोट कर लो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। या फिर नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लिंक दिया गया है, क्लिक करो जाओ। जो हमारा हार्ट बीट होता है, जो हमारा हार्ट बीट करता है, धक 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 धक, ये काम होता है। किडनी जो काम करता है, हमारे बॉडी के बहुत से पार्ट्स जो काम कर रहे हैं, क्या वो ये काम करने के लिए सोच रहे हैं,
दे डू इट विदाउट थिंकिंग, ये बिना सोचे, और सोच के भी तुम इसको बंद नहीं, सर सांस बंद कर देंगे, बंद करके देखो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, उतना नहीं बंद कर पाओगे, या तो जान चले जाएगा, जान होगा तो हार्ट बीट करेगा, तुम सांस बंद कर लो फिर भी यहां से साउंड आएगा, स्टेथो में सुनना, स्टेथोस्कोप में। विदाउट थिंकिंग ये काम होता है, और जो काम बिना सोचे होता है उसको इनवॉल्यूंटरी एक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन। और जो सोच के कर रहे थे तब जो फोर ब्रेन का, वो वॉल्यूंटरी एक्शन था। तो ऑल द इनवॉल्यूंटरी, जो बिना सोचे काम होता है, एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करेगा? दोनों, कौन? फोर ब्रेन? नहीं, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। क्लियर है फंडा? तो कौन सा काम करेगा थोड़ा देखते हैं। थोड़ा तुम्हारा हिंड ब्रेन में तीन चीज थे, पॉन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम, नॉट ब्रम, सेरेबेलम। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सब इनवॉलेंटरी एक्शन, लाइक जो तुम्हारा हो गया प्यूपिल्स के साइज में परिवर्तन हो गया, और क्या हो गया? ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग, ये सब जो काम है, ब्लड प्रेशर, बीपी हाई लो जो होता है, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड और क्या? वोमिटिंग, उल्टी। सैलिवेशन मतलब सलीवा गिरना, जब लालची हो जाते हो, कोई स्वादिष्ट खाना देख के जो टपकता है ना मुंह में से पानी, वही तो है सलीवेशन। वोमिटिंग आर, ये किसके द्वारा होता है? कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला, कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। क्लियर? और जो काम होता है जैसे बैलेंसिंग साइकिल, बैलेंसिंग इस साइकिल, ये साइकिल को बैलेंस करना तुम दिमाग को पूछ के करते हो। जब बैलेंस कर रहे हो, मान लो साइकिल इधर आ गया तो इधर फिर तुम साइकिल को कर देते हो, वो ब्रेन से पूछते हो, वो सडन करते हो, इनवॉल्यूंटरी एक्शन करते हो। क्या करते हो? बिना सोचे वो एक्शन होता है। क्लियर है ना? तो वो एक्शन भी क्या होगा? इनवॉल्यूंटरी एक्शन होगा, जो कि कौन कंट्रोल करेगा? सेरेबेलम। कौन? सेरेबेलम। जैसे बैलेंसिंग साइकिल, पिकिंग ऑफ पेंसिल, पिकिंग pencil are controlled by cerebellum। क्लियर है? क्लियर? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहां ये खत्म हो गया। अब देखेंगे ब्रेन इतना सारा काम कर रहा है यार, इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रोटेक्शन की तो जरूरत है। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे इवन इफ कोई बड़े ऑफिशियल ले लो जो हाई रैंक ऑफिसर हैं, उनको भी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए काम करते हैं और उनका रहना इस देश में अनिवार्य है, उनके बिना देश नहीं चल सकता। वैसे बिना ब्रेन के ये बॉडी नहीं चल सकता, तो उसको कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? पुलिस फोर्स नहीं होता। कौन प्रोटेक्शन देता है? कैसा प्रोटेक्शन देता है? सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो थोड़ा ब्रेन के प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा बात कर देते हैं। तो ब्रेन पहले कहां पे रहता है? ब्रेन सिट इनसाइड, मतलब रहता है, बैठता नहीं है, ये वो वाला सिट इनसाइड है, बोनी बॉक्स। ये बोनी बॉक्स के अंदर तो रहता है, बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो बोनी होता है, मतलब हड्डी का। और क्या होता है? ब्रेन इज पैक्ड, वो बोनी बॉक्स के अंदर भी ना इज पैक्ड इनसाइड ए होलो, मतलब अंदर से खाली बलून which further provide shock absorption, क्लियर है? तो क्या बता रहा है ये
कि बोनी बॉक्स के अंदर होता है, उसके अंदर और एक बलून का लेयर होता है ताकि छोटा मोटा शॉक जाए तो वो एब्जॉर्ब कर ले। क्लियर है? और हमारा ब्रेन बच जाए। तो कितना प्रोटेक्शन दिया गया है। जब तुम ऐसे कर देगे अपने पीठ को और यहां पे हाथ लेके जाना, तो तुम अपने पीछे एक बड़ा बम्प टाइप का, बोनी का बम्प मतलब थोड़ा बाहर आया हुआ हड्डी को नोटिस करोगे। वो क्या है? द बम्पी बैक। द बम्पी बैक वो क्या करता है? प्रोवाइड सपोर्ट। किसको? प्रोटेक्शन लिखते हैं, अप्रोप्रिएट होगा, प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म होता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो देखो कि जो हमारा एक्शन होता है, कोई भी एक्शन, पहले हमारे रिसेप्टर उसको रिसीव करके ब्रेन में भेजते हैं, ब्रेन डिसीजन लेता है, वो फिर मसल्स टिश्यू में आता है और मसल्स उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन दिखाता है। तो ये होता कैसे है? ऐसे होता है जैसे मैंने बताया। ये मसल्स का मूवमेंट कैसे होता है वो थोड़ा बता देता हूं कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट इन, कहां पे होते हैं? मसल सेल में, इन मसल सेल, which can change, they are, चेंज कर सकते हैं किसको? शेप को। they are shape and arrangement to in response to stimuli, जो बाहर भी इंसिडेंट होते हैं उसको स्टिमुली बोलते हैं। स्टिमुली मैंने बिगिनिंग में ही समझा दिया था। मान लो जैसे एक चींटी हमें काट दिया और रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, हम पैर अपना अलग कर चुके, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा ब्रेन को काम करना है। कैसे? चींटी मारने का काम। कैसे चींटी मारेगा? हाथ को बोलेगा मार उस चींटी को, फिर हाथ ऐसे उठा, फिर ऐसे गया, फिर पटाक से पड़ा। तो ये सब में मसल्स का मूवमेंट हुआ। तो प्रोटीन अपने आप को अरेंज कर रहा है ऐसे कि हमारा हाथ ऐसे पहले उठेगा, फिर जाएगा, फिर मारेगा। ये सब प्रोटीन का खेल है। तो यही पॉइंट था। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो प्लांट में कैसे ये कोऑर्डिनेशन होता है? तो देखो, जैसे एनिमल में हो रहा था, कुछ प्लांट में भी होता है। जैसे एक प्लांट का नाम क्या है, उस प्लांट का काम पहले बता देता हूं। काम से उसका नाम है कि वो सेंसिटिव होता है, और अंग्रेजी में बोले तो टच मी नॉट प्लांट, और हिंदी में छुई मुई का पेड़। क्या है? टच मी नॉट प्लांट। डोंट टच मी, नहीं, टच मी नॉट, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई। हिंदी में बोले तो छुई मुई का पेड़, पौधा। ये एक क्लाइंबर है। तो छोड़ो वो क्या है ये टच मी नॉट प्लांट को जब कोई छू देता है तो इन रेस्पॉन्स क्या होता है? उसका पत्ता को वो बंद कर देता है और मींस क्लोज कर देता है उसके लिप्स को। ये क्यों? क्या इसके अंदर भी ऐसा ब्रेन होता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है जो ये रेस्पॉन्स करता है? क्या इसके पास भी एनिमल की तरह प्रोटीन होता है जो मरोड़ रहा है अपने पत्ते को? जी नहीं। दिस मूवमेंट ऑफ लीफ, दिस मूवमेंट ऑफ leaves are due to water instead of protein। जो काम वहां पे प्रोटीन कर रहा था एनिमल में, प्लांट में कौन करेगा? पानी करेगा। मान लो किसी जगह से पाइप का ही एग्जांपल ले लो, सॉफ्ट पाइप, जहां पे पानी जा रहा है तो वो फुल की है, पर जब पानी वहां से खत्म हो गया जाना तो वो फिर सिकुड़ जाता है। जो बहुत पतला पाइप होता है, प्लास्टिक का पाइप बहुत पतला वाला होता है जो, तो
वैसा ही कुछ इसके अंदर होता है। जब उसके अंदर पानी होता है तो वो खिला हुआ होता है, पानी फिर खींच लेता है प्लांट, तो वो तोड़ मरोड़ जाता है, जिसको टच मी नॉट प्लांट बोला जाता है। क्लियर है ये वाला फंडा? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ देखते हैं। मूवमेंट किसके वजह से? ग्रोथ की वजह से। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ के वजह से मूवमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा? पहला तो देखो, कोई भी क्लाइंबर का, पी प्लांट का एग्जांपल ले लो। जो पी प्लांट वो एक क्लाइंबर होता है, वो किसी के ऊपर भरोसा लेके खड़ा होगा, अपने खुद से खड़ा नहीं हो सकेगा। तो वो जब ग्रोथ करता है तब वो मरोड़ मरोड़ के अपने सहारा लेके ग्रोथ करता है। अगर उसकी टिप में कुछ ऑब्स्ट्रकल आ जाए तो अपना डायरेक्शन बदल देता है, वहां पे राउंड राउंड हो जाता है थोड़ा। क्यों? क्योंकि उसके ग्रोथ की वजह से ये सब मूवमेंट हो रहे हैं, वो राउंड वाला, सर्कल वाला। वैसे प्लांट में एक चीज होता है ट्रोपिज्म बोल के। क्या होता है? ट्रोपिज्म। ये ग्रोथ की वजह से ही होता है, एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से ग्रोथ के कारण ये ट्रोपिज्म होता है। ये ट्रोपिज्म बहुत तरह के होते हैं। जैसे पानी, वाटर की वजह से जो ट्रोपिज्म होगा उसको बोलते हैं हाइड्रो। पानी बोले तो हाइड्रो, और ट्रोपिज्म हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब पानी की तरफ या फिर पानी के अगेंस्ट। तो देखो यहां पे दो तरह के ग्रोथ होंगे हाइड्रोट्रोपिज्म में, रूट का ग्रोथ, जड़ जो होते हैं, और एक सूट का ग्रोथ। तो देखना कि रूट कहां पे होता है? सॉइल पे होता है, मिट्टी पे होता है। और मिट्टी में जब पानी डालोगे, जहां पे ज्यादा पानी होगा, रूट उस तरफ ग्रोथ करेगा। तो पानी के तरफ ग्रोथ कर रहा है, तो पानी के साइड है, तो क्या होगा? ये रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, मतलब हाइड्रोट्रोपिज्म के पॉजिटिव के तरफ है, उसके तरफ है। जबकि पानी अंदर डालते हैं पर सूट ऊपर ग्रोथ करता है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर? ये पानी के अगेंस्ट ग्रोथ करेगा। कौन? सूट। इसके लिए यहां पे पानी है नीचे, ये ऊपर की तरफ, मतलब क्या? उसका उल्टा, तो नेगेटिव हो गया। वैसे और क्या होता है? जियोट्रोपिज्म। जियो बोले तो धरती, अर्थ, मदर अर्थ, जियोट्रोपिज्म। तो इसमें भी वैसे रूट का एक, सूट का एक आएगा। तो इसमें तुम मुझे बताओ रूट का क्या होगा? रूट धरती के तरफ ग्रोथ करता है या उसके अगेंस्ट? उसके तरफ ग्रोथ करता है, तो ये भी पॉजिटिव। सूट उसके अगेंस्ट ग्रोथ करता है, नेगेटिव। और क्या क्या है? फोटोट्रोपिज्म। फोटो बोले तो कैमरा वाली फोटो नहीं, सनलाइट, सन वाली लाइट, सनलाइट वाली फोटोट्रोपिज्म। तो सनलाइट की तरफ रूट ग्रोथ करता है क्या? नहीं। वो मिट्टी में ग्रोथ करता है तो सनलाइट के अगेंस्ट है, बोले तो ये नेगेटिव है। अब क्या होगा? सूट। सूट ऊपर की तरफ, और सन कहां पे होते हैं? ऊपर, उनके तरफ ग्रोथ कर रहा है, तो पॉजिटिव होगा। क्लियर है? वैसे जो भी ट्रोपिज्म आए तुम ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है बच्चे? क्लियर है तो लिख दो कमेंट में, सर क्लियर है पूरा फंडा। लिखो कमेंट में, मुझे भी पता चले कितने बच्चों को सही सही समझ में आ गया। और एक चीज होता है, और एक चीज होता है केमोट्रोपिज्म बोल के। इसका एग्जाम्पल लिखा देता हूं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये एक लाइन याद कर लो। एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रोपिज्म बोले तो पूछना, ये अभी समझाऊंगा। इसका पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है यार। पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल, पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर जब प्लांट्स का पढ़ोगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसको याद करने की कोशिश करो। केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल क्या है? पोलन ट्यूब्स का ग्रोथ किसके टुवर्ड्स? ओव्यूल के टुवर्ड्स। क्यों होता है? केमो मतलब केमिकल, केमो, केमिकल से केमोट्रोपिज्म आया है। तो ये याद कर लो, ये तो सब समझा दिया। पूरा फंडा क्लियर है? लिखो कमेंट में, सर जी पूरा क्लियर हो गया। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हां, तो नेक्स्ट चीज क्या है? तो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि दो तरह के कैसा
ट्रांसमिट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दूसरा केमिकल वाला, एक इलेक्ट्रिकल एक केमिकल। तो एक क्यों नहीं करते, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा सही है, कौन सा जल्दी हो रहा है, कौन सा एफिशिएंट है। तो देखते हैं, देखो दोनों ही इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, एक से अगर काम, दोनों का काम तो सेम है, एक ही चीज क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, खर्चा कम होता। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये फास्ट है, ये बहुत जल्दी तो सर इसको यूज करेंगे, सुनो, बट कांट रीच, पर ये सारे जगह पे नहीं पहुंच सकता। जैसे ट्रेन, बुलेट ट्रेन होगा तो बहुत फास्ट होगा, पर वो सारी जगह हर घर में नहीं पहुंच सकता। इसके वजह से कार बना, बाइक बना, ट्रांसपोर्ट बस बना। क्लियर है? केमिकल क्या है, ये स्लो जरूर है बट रीच, साइकिल है, स्लो है पर हर कहीं पहुंच जाता है, बट कैन रीच एवरी सेल, ऑल सेल। तो इसी को देखते हुए जिसने भी हमारे बॉडी को डिजाइन किया है, कितने अच्छे से बखूबी डिजाइन किया है, जब तुम बायोलॉजी पढ़ोगे तुम्हें एहसास होगा कि कितना सोच के बनाया गया है। मीन साइंटिस्ट का, किसी भी साइंटिस्ट का दिमाग इतना नहीं चलता यार जितना हमारे बॉडी को बनाने वाले ने सोचा है, कि हर चीज का तोड़ है। हमारे बॉडी में जो भी चीज हो उसका तोड़ है, कैसे डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद कुछ हो गया, ये हो गया, मतलब कितना सोच के बनाया। तो इसलिए दोनों का यूज हो रहा है। जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में बुलेट ट्रेन नहीं आया इंडिया में, मतलब ट्रेन भी चल रहा है, मेट्रोज भी चल रहा है, उसके साथ कार, बस, बाइक, साइकिल भी चल रहा है, बिकॉज सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। साइकिल चीप है, गरीब बंदा है, वो बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता, साइकिल से जाएगा, बाइक वाला बाइक करेगा। अभी सुपर बाइक का जमाना आ गया है, बहुत सारे सुपर बाइक यूज कर रहे हैं। तो ये सब अकॉर्डिंग टू द नीड्स ये यूज होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट वाला। तो प्लांट के कुछ हार्मोन देखेंगे। पहला क्या है, साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। इसका काम पहले मैं बता देता हूं। तो इसका काम क्या है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अब ये क्या है सर, तो ग्रोथ होगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, प्रमोट। तो क्या होता है, इसके वजह से फ्रूट भी होता है, फ्रूट सीड। सेल डिवीजन होगा तो पेड़ का ग्रोथ होगा, फ्रूट सीड, इसी का ही रिजल्ट है सेल डिवीजन का। तो प्रमोट ग्रोथ भी लिख सकते हैं, ग्रोथ में हेल्प करता है। पर अगर एक प्लांट बस ग्रोथ ही कर रहा है, तुम थोड़ा टाइम रुको, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये सब भी तुम देखने वाले हो। यहां हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। जो ऑक्सिन होता है बता देता हूं, वो ऊपर की तरह ग्रोथ में काम करता है, जिबरेलिन ऐसे साइडवाइज ग्रोथ में काम करता है। साइटोकाइनिन मैं बता दे रहा हूं तुम्हारे नॉलेज के लिए, हायर क्लास में है या फिर पढ़ चुके होगे। देखो ऑक्सिन जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, जिबरेलिन नामक एक हार्मोन होगा जैसे हॉराइजॉन्टल ग्रोथ, मोटा जो होता है वो जिबरेलिन का काम होता है। और जो साइटोकाइनिन है ये सेल डिवीजन करके ग्रोथ कराता है। और एक एब्सेसिक एसिड होता है, क्या होता है, एब्सेसिक, एब्सेसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। यार कोई चीज ज्यादा बढ़ जाएगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, तो ये क्या करेगा, भाई बस हो गया, इतना ही बढ़, इतना ही बढ़, रुक जा, सबर जा, ठहर जा। ये किसका काम है, एब्सेसिक एसिड का। क्लियर? अब हम एनिमल में थोड़ा, सर वो ऑक्सिन बोल रहे थे, हाँ देखो ऑक्सिन का क्या है, ये बुक में नहीं है तुम्हारी अभी फिलहाल, वर्टिकल ग्रोथ, मतलब ऊपर की तरफ ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ, और जिबरेलिन हॉराइजॉन्टल ग्रोथ है। अब जान लो यार, लिखने की क्या जरूरत है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनिमल हार्मोन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो ये देखो एनिमल हार्मोन, पहले क्या है, थायरोक्सिन। कौन सिक्रेट करेगा, थायराइड ग्लैंड, मतलब कहां से निकलेगा, कौन सिक्रेट करेगा बोले तो कहां से निकलेगा। और ये जो थायरोक्सिन का काम क्या होगा, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनको, इनके साथ रिलेटेड इसका काम है। तो और एक चीज जान लो तुम कि ये किसके वजह से कभी कभी ये थायरोक्सिन हार्मोन में कमी हो जाती है। जो डिजीज होता है ड्यू टू लैक ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, डिजीज जो होगा उसका नाम क्या है पता है, गोइटर, गला फूल जाता है। और ये क्यों होता है,
लैक ऑफ आयोडीन। जो आयोडीन सॉल्ट में होता है वो बहुत नेसेसरी होता है, अगर वो नहीं खाएंगे ना तो गोइटर डिजीज होने के चांसेस, जिनमें आयोडीन का लैक ऑफ आयोडीन की वजह से ये गोइटर डिजीज होता है, गला फूल जाता है, क्योंकि यहां पे ये थायराइड ग्लैंड होता है जो एप्रोप्रिएट अमाउंट में थायरोक्साइन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अब ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें, हेल्प इन ग्रोथ, हेल्प इन ग्रोथ किसमें हेल्प करेंगे? ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ग्रोथ बोले तो क्या, कोई मोटा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, कोई ज्यादा ग्रोथ हो गया है, किसी का कम ग्रोथ हुआ है, ये सब क्या है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से है। तो ग्रोथ हार्मोन के बाद क्या आता है? एड्रेनालिन। कौन सीक्रेट करेगा? एड्रेनाल। और ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। एड्रेनाल ग्लैंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, बीपी, और क्या? हार्ट बीट। क्लियर? इंसुलिन ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा? पेनक्रिएस, जो स्टोमक के नीचे होता है। और इसका काम क्या है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। कौन? इंसुलिन। तो अगर इसकी कमी हुई तो डायबिटीज नामक एक बीमारी होती है जिसके वजह से शुगर खाना मना हो जाता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ेगा, इंसुलिन नहीं होगा तो वो घट नहीं पाएगा, जिसके वजह से बॉडी को बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके लिए इंसुलिन भी हमारे लिए जरूरी है। बहुत से घर में डायबिटीज के पेशेंट भी हो सकते हैं, तो अब अपने घर में भी हो सकते हैं, वो चीनी कम लेते होंगे या फिर शुगर फ्री यूज करते होंगे। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाता। ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जब 10, 12 साल, 13 साल के ऊपर कोई अगर एक बंदा हो जाता है तो वो एक प्यूबर्टी में आ जाता है। लड़कों में ये वॉइस जो है मतलब बदल जाता है, रॉफ हो जाता है। लड़कियों में वो लड़कियों वाला जो कैरेक्टर होना चाहिए, लड़के जो डिस्टिंगाइज करता है, एक फिगर होना चाहिए, वो सब में चेंजेस आते हैं। लड़का मतलब ये बोल सकते हो कि 12 से पहले बच्चा होता है, उसके बाद लड़कों में लड़कों वाले कैरेक्टर, जैसे किसमें बियर्ड आ गया, थोड़ा मूंछ आ गया। लड़कियों में ये सब नहीं आएगा, उनका जो फीमेल कैरेक्टर होगा वो डेवलप होने लगेगा। जो लड़के होंगे उनके मेल वाला कैरेक्टर डेवलप होगा। तो ये सब होंगे किसके वजह से? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल में, लड़कों में, और ये लड़कियों में, फीमेल। क्लियर? तो ये क्या है? सेक्स हार्मोन है। इसके वजह से प्यूबर्टी के स्टेज में चेंजेस आते हैं। एक होता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? यहां पे थोड़ा कहीं पे एक लिख देता हूं, चलो यहां पे लिख देता हूं, पहले इसको इरेज कर देता हूं। बहुत आसान सा टॉपिक है यार, बता दे रहा हूं, चलो मुंह में सुन लो। जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या है कि मान लो हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया, हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया, तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा? पेनक्रिएस का जो पार्ट होगा, मान लो जहां से इंसुलिन निकलता है, उसको बता देगा कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो इंसुलिन छोड़, जो ब्लड शुगर लेवल को घटाएगा। तो वो डिटेक्ट कर रहा है। मान लो किसी का काम बंद हो गया, जैसे थायरोक्साइन हार्मोन की कमी पड़ गई, तो थायराइड ग्लैंड को बोलेगा जल्दी प्रोड्यूस कर, जरूरत है बॉडी में, जल्दी जल्दी, क्विक। तो ये काम है फीडबैक मैकेनिज्म का, जिसकी कमी है उसको पूरा करेगा बोल के। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 या फिर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 बोर्ड होता है खत्म। फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, जकास क्लासेस चैनल में जाओ, सारे वीडियोस देखो। हमने मैथ, साइंस, इंग्लिश का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन और पीवाईक्यूज प्लस नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बोर्ड एक्सरसाइज लेवल प्रॉब्लम है। हजारों का माल, लाखों का माल फ्री में मिलेगा इस चैनल में। जुड़े रहो। तुम्हारा 95% मेरा टारगेट है, तुम्हारा भी टारगेट होना चाहिए। इस बार बोर्ड एग्जाम में फोड़ के रख देंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।